सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 24 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे अभी हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो सही उत्तर होगा प्रतिभा एम सिंह को। तो दिल्ली हाईकोर्ट की जज है ये जस्टिस प्रतिभा एम सिंह, और इन्हीं को अभी वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के न्यायाधीश सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 2027 तक रहेगा और वे इस पद पर आने वाली पहली भारतीय हैं। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। प्रतिभा एम सिंह वैसे तो वे कर्नाटक से बिलोंग करती हैं और मैंने आपको बताया दिल्ली हाईकोर्ट की जज है वो। बाकी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन की, जिसकी स्थापना होती है 1967 में, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड और डायरेक्टर जनरल है डैरेन टैंग। और इसका काम क्या होता है, पूरी दुनिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के क्षेत्र में ये काम करता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब बौद्धिक संपदा, मतलब जैसे कि आपने अपने दिमाग से कोई आविष्कार किया या कोई डिज़ाइन बनाया, कोई साहित्य आपने लिख दिया, कोई लोगो आपने तैयार कर दिया, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ आपने तैयार की है जिसमें आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वो चीज़ आपने बनाई है, तो वो आपकी बौद्धिक संपदा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। आप उसका पेटेंट करवाइए, कॉपीराइट लीजिए, ताकि कोई उसका इस्तेमाल न कर सके, कोई उसे चुरा न ले। बाकी प्रश्न याद रखना कि अभी वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन का एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस का अध्यक्ष बनाया गया प्रतिभा एम सिंह को इस पद पर आने वाली पहली भारतीय है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बाकी इसी तरह से कुछ और महिलाओं के मैं आपको नाम याद करवाता हूँ जिनका अभी अपॉइंटमेंट हमने देखा। एक तो याद रखना, राष्ट्र महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी थी विजया किशोर रहाटकर। और ये स्पोर्ट्स वाला प्रश्न आ गया यहाँ पे, देख लो फिर भी। 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बाला देवी हैं। भारतीय वायुसेना की जैगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनी थी तनुष्का सिंह। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है क्रिस्टी कॉवेंट्री, जिम्बाब्वे से हैं और इस पद पर आने वाली पहली महिला हैं। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला हेड नागोजी ओंकाजा इवेला, आप जानते ही हो, नाइजीरिया से हैं। पहली महिला विधि सचिव लॉ सेक्रेटरी बनी थी अंजू राठी राणा। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली महिला चीफ बनी थी नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदेतवा। राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का महासचिव बनाया गया शर्ली बॉचवे को। घाना देश से हैं इस पद पर आने वाली पहली अफ्रीकी महिलाएं। विश्व बैडमिंटन महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया था खुनयुंग पटामा को। थाईलैंड से हैं इस पद पर आने वाली दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी थी दिव्या शर्मा। उसके अलावा अभी 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष बनाया गया एनालेना बैरबॉक को, जर्मनी से हैं। इन्होंने फिलेमॉन यांग का स्थान लिया जो कैमरून से है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल बनी शेख नासर अल नवेसी, यूएई से हैं। और यूके की विदेशी जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी ब्लेज मेट्रेवेले। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पूनिया बनी। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर गैरलिंग्स बनी थी। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला MD/CEO प्रिया नायर। RPF की पहली महिला प्रमुख बनी थी सोनाली मिश्रा। ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल एस्ट्रोनॉमर रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी थी मिशेल डोहार्टी। और नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री इंतरिम प्रधानमंत्री बनी सुशीला कार्की। तो यहाँ पे महिलाओं के ही सारे अपॉइंटमेंट्स मैंने आपको रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। ये सारे 2025 में हमने पढ़े हैं, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो आंसर होगा मलेशिया में। ईस्ट एशिया समिट 2025 की हम बात कर रहे हैं। ये 26 से लेकर 28 अक्टूबर तक होगा। कहाँ पर? कुआलालंपुर, मलेशिया में। और इस बार ये इसका 20वां संस्करण है। और ये भी बताया गया कि अगला इसका जो संस्करण होगा 2026 में 21वां एडिशन, वो मनीला फिलीपींस में होगा। जबकि जो इसका पहला एडिशन हुआ था 2005 में, वो भी कुआलालंपुर मलेशिया में ही हुआ था। तो इस प्रश्न में याद रखना, हमने पढ़ा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ईस्ट एशिया समिट 2025, ये 20वां संस्करण होगा कुआलालंपुर मलेशिया में। कुछ और सम्मेलन में आपको रिवाइज करवाता हूँ, कुछ और समिट्स देखते हैं। जैसे कि ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 हुआ था दुशानबे, ताजिकिस्तान में। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की 81वीं वार्षिक बैठक हुई नई दिल्ली में। 22वां एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन सांगरी ला वार्ता इसको कहते हैं, 2025 में भी सिंगापुर में हुआ। चुनावी अखंडता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अभी हुआ स्टॉकहोम, स्वीडन में। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 हुआ नई दिल्ली में। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन हुआ फ्रांस के नीस में।
और इसकी मेजबानी संयुक्त रूप से फ्रांस और कोस्टा रिका ने की थी। और 2028 में जो चौथा ये जो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन होगा, ये चीन और दक्षिण कोरिया की सह मेजबानी में इसका आयोजन होगा। जलवायु शिखर सम्मेलन ये अभी हुआ बॉन, जर्मनी में। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 ये अभी नैरोबी, केन्या में हुआ और पहली बार ये सम्मेलन किसी अफ्रीकी देश में हुआ था, तो इम्पोर्टेंट है। प्राक्कलन समिति और एस्टिमेट कमेटी का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ अभी मुंबई में। और इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन हुआ देहरादून, उत्तराखंड में। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस भारतीय ने ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 जीता? तो आंसर होगा डॉक्टर शबीर हसन ने। तो अभी कश्मीरी वैज्ञानिक है डॉक्टर शबीर हसन और इनको ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अच्छा, इनके अलावा एक और व्यक्ति हैं, रूसी संघ के हैं, नाम है अबू सुफियन खारखारोव, इनको भी ये सम्मान दिया गया। लेकिन जो भारतीय नाम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ में एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि इनके साथ किस देश के एक और नागरिक को ये पुरस्कार मिला, तो मैंने आपको बता ही दिया, वो रशियन है। और कहाँ पर दिया गया ये पुरस्कार? तो रशिया की कैपिटल मॉस्को में दिया गया। डॉक्टर हसन, इनको अनुसंधान यानी कि रिसर्च और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये सम्मान मिला है, तो इनका नाम ध्यान रखना। अब यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। एक तो ब्रिक्स की बात हो रही है तो ब्रिक्स में आपको रिवाइज कराऊंगा, फिर कुछ अवार्ड्स हम रिवाइज करेंगे। पहले ब्रिक्स कवर करते हैं। ब्रिक्स ये स्थापित हुआ था 2001 में, लेकिन शुरुआत में 4 देश इसमें शामिल थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ और इसका पहला समिट 2009 में हुआ था येकेंतबर्ग, रशिया में। और 2024 में जो इसकी 16वीं बैठक हुई थी वो रशिया में हुई थी। 2025 में भी जो 17वीं बैठक हुई थी ब्राज़ील में। और 2024 के स्टार्टिंग में 5 नए सदस्य इसमें शामिल हुए थे, यूएई, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और अर्जेंटीना। लेकिन अर्जेंटीना ने शामिल होने से मना कर दिया था। और 2025 में भी 10वां मेंबर बना था इंडोनेशिया। ब्रिक्स समूह का 10वां नया पार्टनर स्टेट पूछेंगे तो वो वियतनाम बना था। ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन ये हुआ अभी भारत में। ब्रिक्स बैंक ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष हरवंश चावला बने। भारत 2026 में 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच की मेजबानी करेगा। और ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि 2026 में जो 18वां ब्रिक्स समिट होगा वो कहाँ पर होगा? वो भारत में होगा। आप कुछ अवार्ड्स हम ले लेते हैं, जैसे कि मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 ये सारा जोसेफ ने जीता, मलयाली भाषा की प्रसिद्ध लेखिका हैं। एशियाई एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन अवार्ड आदिल जय सोमर्रीवाला को दिया गया। विश्व एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के पूर्व अध्यक्ष हैं। संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 दिया गया मृत्युंजय महापात्रा को। ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया सदगुरु जग्गी वासुदेव को। और अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड पाने वाली भारतीय मूल की पहली संगीतकार है राजा कुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय पुरस्कार मिला अभी मोदी जी को? किस देश का? ये साइप्रस का। फूड प्लेनेट पुरस्कार 2025 ये मिला नाइट्रोकैप्ट को, ये एक स्वीडिश स्टार्टअप है। जेसीबी पुरस्कार 2018 में स्थापित एक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार था, लेकिन अभी इसे आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया। तो इसमें 2 पुरस्कार याद रख लो, पहला और आखिरी वाला। पहला वाला 2018 में दिया गया था बेन्यामिन को, और आखिरी वाला 7वां संस्करण था जो दिया गया 2024 में उपमन्यु चटर्जी को। उसके अलावा जैन समाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती सम्मान से नवाजा। और मोदी जी को घाना देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार से सम्मानित किया गया। और मोदी जी को त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सर्वोच्च सम्मान भी मिला था, जिसे कहते हैं द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाने वाला MLS गोल्डन बूट अवार्ड 2025 किसने जीता? तो आंसर होगा लियोनेल मैसी ने। तो MLS गोल्डन बूट अवार्ड 2025 लियोनेल मैसी को दिया गया। यह अवार्ड उन्हें मेजर लीग सॉकर में 28 मैचेस में 29 गोल्स करने के लिए दिया गया। तो MLS गोल्डन बूट की बात करें, यह अवार्ड हर साल दिया जाता है और यह अवार्ड मेजर लीग सॉकर में टॉप स्कोरर को दिया जाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। अभी मेजर लीग सॉकर क्या है? तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ी सॉकर लीग होती है। सॉकर मतलब जो फुटबॉल हम बोलते हैं वही सॉकर है।
और इसमें 30 टीमें पार्टिसिपेट करती है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा स्कोर करता है मेजर लीग सोकर इवेंट में, उसी को ये MLS गोल्डन बूट अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार का दिया गया लियोनल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर हैं। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो आंसर होगा 155। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स 2025 की हम बात कर रहे हैं। इसको जारी किया हैनलेन एंड पार्टनर्स और एक अल्फा जियो नाम से कंपनी, उसने ये दोनों मिलकर के इसको जारी करते हैं। तो इस इंडेक्स में देशों को इस बेसिस पर रैंक किया जाता है कि वे फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कितने सुरक्षित और आकर्षक हैं। मतलब अगर किसी देश में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो वो देश उस स्थिति को कितना कंट्रोल कर सकता है और इन्वेस्टर्स को इससे कितना कम रिस्क हो सकता है। तो इन्हीं बेसिस पर ये रैंकिंग जारी होती है। और याद रखना, ये जो रैंकिंग, ये इंडेक्स है, ये 2025 में पहली बार जारी किया जा रहा है। तो इसमें 226 देशों को रैंक किया गया है। तो मैंने आपको बता दिया, ये इंडेक्स दो आधार पर रैंक जारी करता है। पहला जो आधार है, पहला जो पिलर बोल दो आप, रिस्क हो गया, और दूसरा है रेजिलियंस। रिस्क से मतलब आप समझेंगे एक देश में इन्वेस्टमेंट को लेकर के कितना रिस्क है। और रेजिलियंस में आप देखेंगे कि अगर उस देश में कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम आती है तो वो देश उसे कितना कंट्रोल कर सकता है और अपने इन्वेस्टर्स को कितना प्रोटेक्ट कर सकता है डूबने से। तो इन दोनों के आधार पर रैंकिंग जारी की गई। तो इसमें सबसे पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे डेनमार्क है और तीसरे पे है नॉर्वे। और भारत इसमें 155वें स्थान पर है, 155, और सबसे लास्ट में है साउथ सूडान 226वें स्थान पे। तो प्रश्न यही था, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है, 155, और टॉप पर स्विट्जरलैंड है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स इंडेक्सेस मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो वाली रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर पूछे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है, वो चौथे नंबर पर भारत है, टॉप पर अमेरिका है। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पर उड़ीसा है। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 96 पे है, टॉप पे डेनमार्क है। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में पहले स्थान पर कर्नाटक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर है और बुर्किना फासो टॉप पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 118वें स्थान पर है, टॉप पर फिनलैंड हो गया। और पहली बार जो पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 आया, उसमें फ्रंट रनर ए कैटेगरी में टॉप पर गुजरात है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025, इसमें भारत 151 पे है, टॉप पर नॉर्वे है। जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक डिस्ट्रिक्ट फ्लड सेवर्निटी इंडेक्स, पहली बार ये जारी हुआ, इसको IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर ने मिलकर जारी किया। टॉप पर पटना है, पटना जिला बिहार का। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत 41 पे, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। और मानव विकास सूचकांक में भारत 130वें स्थान पर है, टॉप पर आइसलैंड है। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में भारत की रैंक 102। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, भारत 10वें पे है और चौथे पे डेनमार्क है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 131, टॉप पर आइसलैंड है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको जारी किया। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक है 71, टॉप पर स्वीडन है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, इसमें डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है। और ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 115वें स्थान पर है, टॉप पर आइसलैंड है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत 99 पे है, टॉप पर फिनलैंड है। नीति आयोग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में कौन सा जिला टॉप पर रहा, मिजोरम का हनतियाल। और ग्लोबल AICT इंडेक्स में टॉपर सिंगापुर है, भारत से टॉप पर बंगलुरु है 26वें स्थान पे। उसके अलावा स्मार्ट सिटी इंडेक्स में कौन टॉप पर है। उसके अलावा ग्लोबल पीस इंडेक्स हमने देख ही लिया। NIRF 2025 के ओवरऑल रैंकिंग में IIT मद्रास टॉप पर रहा और इंजीनियरिंग कैटेगरी में भी ये टॉप पर है। और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 63 पे है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में किस राज्य ने कायका सेतु पोर्टल को लॉन्च किया है। तो आंसर होगा कर्नाटक ने। तो कायका सेतु पोर्टल की हम बात कर रहे हैं और अभी इसे कर्नाटक के शिवमोगा सिटी में लॉन्च किया गया है। इसे अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया है और इसकी सफलता के बाद इसे पूरे राज्य में लॉन्च किया जाएगा। तो करता क्या है ये पोर्टल, तो आप कह सकते हो ये पोर्टल युवाओं को रोजगार देने के लिए लाया गया है। मतलब इस पोर्टल को
कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पास हुए स्टूडेंट्स और युवाओं को जॉब्स ढूंढने के लिए लाया गया है। इसमें स्टूडेंट्स अपना रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं और इस पोर्टल पर अवेलेबल कंपनीज रिज्यूमे देख करके उस व्यक्ति को जॉब दे सकती है। और यदि उस स्टूडेंट को जॉब नहीं मिलती तो उसे अपने स्किल्स को सुधारने के लिए गाइड किया जाएगा। तो इस पोर्टल के फ़ायदों की बात करें तो इससे राज्य में बेरोजगारी कम होगी, स्टूडेंट्स को अपनी फील्ड में जॉब मिलेगी और स्टूडेंट्स का स्किल डेवलपमेंट होगा। तो यह है कायका सेतु पोर्टल। अब कुछ इसी तरह से पोर्टल वगैरह एप्लीकेशंस में रिवाइज कराऊंगा जो अभी न्यूज़ में रहे, लेकिन पहले मैं आपको कर्नाटक लेकर के चलता हूँ। ये रहा मैप में कर्नाटक। कैपिटल बंगलुरु हो गई, मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, गवर्नर है थावरचंद गहलोत। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न देखेंगे यहाँ से। तो गूगल ने देश में अपना सबसे बड़ा परिसर कैंपस जिसका नाम अनंत है कहाँ पर खोला? बंगलुरु। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया आर के श्रीराम कुमार को, वायलिन वादक है। नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 मिला उर्मिला सत्यनारायण को, भारतनाट्यम से संबंध है। पुरावशेषों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना कर्नाटक। एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता पाने वाला पहला एयरपोर्ट बना केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास ये हुआ बंगलुरु में। कुसुम सी योजना यहाँ शुरू हुई थी। और टाटा कंपनी और एयरबस फ्रांसी कंपनी है, ये कर्नाटक के काल्लोर जिले में भारत का पहला मेड इन इंडिया H-125 हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट स्थापित करेंगे। कर्नाटक वन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले को बनाया। भारत में अनावृष्टि के कारण व्यापक मानवीय आपदा का पहला ज्ञात ऐतिहासिक दस्तावेज गुट्टालाबिले कहाँ पर खोजा गया? कर्नाटक के हावेरी में। और फिनटेक कंपनी स्लाइस ने भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक ब्रांच कहाँ पर खोली? बंगलुरु में। तो ये तो कर्नाटक से बात हो गई। अब मैं आपको रिवाइज कराऊंगा कुछ पोर्टल वगैरह से संबंधित प्रश्न, जैसे कि सभागार वेब पोर्टल, इसको पंचायती राज मंत्रालय ने लॉन्च किया था। प्रेस रजिस्ट्रार जनरल हैं योगेश बावेजा, इन्होंने प्रेस सेवा पोर्टल को लॉन्च किया था। प्रतिभा सेतु पोर्टल को यूपीएससी ने। आदिवाणी एप्लीकेशन को जनजाति मंत्रालय ने, ये भारत का पहला एआई आधारित ट्रांसलेटर है। उम्मीद पोर्टल को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने। असम में भारत का पहला वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल लॉन्च हुआ था। कपास किसान एप्लीकेशन को हमारे जो कपड़ा मंत्री है गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया। भारतीय पहल लॉन्च किया था एपिडा ने। और रेरा पोर्टल को आवास व शहरी मामलों के मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर ने। इंडिया मार्केट एक्सेस पोर्टल को सेबी ने। ज्ञान भारतम पोर्टल को लॉन्च किया मोदी जी ने। एम्स दिल्ली ने नेवर अलोन नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था। यह एप्लीकेशन एआई पर आधारित है जिसे स्टूडेंट्स के सुसाइड्स को रोकने के लिए बनाया गया। द्रव्य पोर्टल को आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मुंबई में मुंबई वन एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। ये भारत का पहला इंटीग्रेटेड मोबिलिटी एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये कुछ पोर्टल एप्लीकेशंस अभी न्यूज़ में थे, हमने रिवाइज कर लिए, इनको भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भारत का पहला अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया? एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट कौन सा बनेगा? तो आंसर होगा केरल। तो अभी 1 नवंबर 2025 को केरल ये भारत का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जिससे अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित किया जाएगा, क्योंकि अभी 1 नवंबर को केरल अपना स्थापना दिवस मनाएगा। तो उसी मौके पर केरल के जो मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, वो ये घोषणा करेंगे कि केरल भारत का पहला अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट बन गया है। आपको बता दूं, नीति आयोग ने 2021 में बताया था कि केरल में देश में सबसे कम गरीबी दर है, 0.7% है। उसके बाद केरल सरकार ने सर्वे कराया था, ग्राउंड लेवल पे सर्वे कराया था और पता लगाया था कि राज्य में ऐसे कितने परिवार हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं। तो निकल के आया था 64,006 फैमिलीज़ हैं जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रही है, क्योंकि केरल सरकार ने सोचा कि यार सबसे कम गरीबी दर है यहाँ पे, तो एक काम करते हैं ना, थोड़ी सी मेहनत और कर लेते हैं और इसको ख़त्म ही कर देते हैं। तो ये जो अत्यंत गरीबी में जी रहे परिवारों की संख्या इन्होंने कैलकुलेट की, किस बेसिस पे? भोजन, स्वास्थ्य, आजीविका और आवास के आधार पर। मतलब इसमें से कई लोग ऐसे थे जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं है, वोटर लिस्ट में नहीं है, कुछ के पास राशन कार्ड आधार कार्ड भी नहीं है। तो फिर राज्य सरकार ने क्या किया, प्रत्येक परिवारों के लिए माइक्रो प्लान्स तैयार किए। मतलब
ऐसा नहीं किया कि सब परिवार के लिए एक जैसी योजना चला दी, मतलब हर परिवार के लिए अलग अलग देखा कि भैया इस परिवार को क्या ज़रूरत है। हो सकता है किसी को भोजन ही सही से नहीं मिल पा रहा हो तो उसके लिए भोजन की व्यवस्था कराए, किसी के पास रहने के लिए घर ही नहीं हो तो उसके लिए वो व्यवस्था कराए, किसी के लिए कुछ और ज़रूरत हो तो उस तरह से हर परिवार के लिए अलग तरह का माइक्रो प्लान तैयार करवाया ताकि ये लोग भी अत्यंत गरीबी से बाहर आ सके। उसके बाद नीति आयोग ने जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 को जारी किया था, मतलब राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 को, उसमें बताया कि केरल की गरीबी दर देश में सबसे कम है। कितनी है? 0.55% है। तो ये तो बात है 2023 की। अभी 2025 आ गया तो बचे हुए जो ये लोग हैं ये भी अत्यंत गरीबी से बाहर आ चुके हैं और इस तरह से अब केरल कह रहा है, केरल सरकार कह रही है कि हम ये घोषणा कर देंगे। अभी 1 नवंबर आ गया, 1 नवंबर को घोषणा कर देंगे कि ये भारत का पहला एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट बन गया, अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य बन गया है। यहाँ पे अत्यंत गरीबी को किससे माना गया? देखो, यूनाइटेड नेशन के अनुसार जिनकी आय प्रतिदिन 158 रुपये से भी कम है वे अत्यंत गरीबी की श्रेणी में आते हैं। तो आप ये लाइन याद रखना, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि भारत का पहला अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य कौन सा घोषित किया गया, तो आंसर होगा केरल। अच्छा, गरीबी से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, फिर केरल भी लेकर के चलूंगा। देखो, एक तो ये तीनों समितियां याद रखना, सुरेश तेंदुलकर समिति, लक्कड़वाला समिति और रंगराजन समिति। इन तीनों समितियों का संबंध गरीबी से है। और वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में टॉप कंट्री इंडिया को बताया गया था। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसको जारी किया था। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस अभी मनाया हमने 17 अक्टूबर को। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 जो है, जिन्हें 2030 तक पूरा करना है, उसमें पहला वाला यही है, नो पॉवर्टी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना को राजस्थान ने शुरू किया था। बाकी आज के प्रश्न में केरल की बात हो रही थी तो ये रहा मैप में केरल। कैपिटल तिरुवनंतपुरम हो गई, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राज्य के पशु हाथी हो गया, पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल, पुष्प है कोन्नी कोना, वृक्ष है नारियल का, फल है कटहल, मछली है ग्रीन क्रोमाइड। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, यहाँ पे पेरियार नेशनल पार्क है, एरेविकुलम नेशनल पार्क हो गया, अनामुडी शोला नेशनल पार्क हो गया। इडुक्की डैम हो गया पेरियार नदी पर, यहाँ का क्लासिकल डांस कथकली और मोहिनी अट्टम हो गया। क्लासिकल लैंग्वेज है मलयालम। फेस्टिवल्स में बात करेंगे तो ओणम हो गया, त्रिशूर पुरम हो गया, अट्टुकल पोंगल हो गया, मकर विलक्कू हो गया, विशु उत्सव हो गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव मनाया था यहाँ पे। केरल का कौन सा त्योहार नए साल का प्रतीक माना जाता है, तो विशु उत्सव हो गया। केरल के समुद्री तट को मालाबार तट कहते हैं और तमिलनाडु के समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। केरल को मसालों का बाग कहा जाता है। सबरीमाला टेम्पल भी आपको मिलेगा केरल में। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न भी देखें केरल से, तो एरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बनी केरल में है। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन इंडेक्स आया था जिसको एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने जारी किया, उसमें टॉप पर रहा केरल। केरल का पहला स्किल बैंक आपको मिलेगा तिरुवनंतपुरम में। अरतुंकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना, ये केरल के अल्लापुजा जिले में है। फेसलेस DST अधिनिर्णय GST एडजुडिकेशन यानी कि न्यायिक निर्णय के लिए पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य बना केरल। केरल के पर्यटन ने पेटा गोल्ड अवार्ड 2025 जीता। भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य बना केरल। इसके लिए कौन सा प्रोग्राम है? डिजी केरलम प्रोग्राम है। इसी तरह से 2-3 प्रश्न और बनेंगे। भारत का पहला साक्षर जिला बना था केरल का मल्लपुरम। भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर पंचायत ये भी थी केरल की पुल्लमपारा पंचायत। और पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बना था मिजोरम। इसके लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया था? उल्लास कार्यक्रम। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है, तो आंसर होगा चेन्नई। तो चेन्नई वास्तविक समय में बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। मतलब वहां पर हो रही वर्षा, नदियों का जल स्तर और प्रवाह के बारे में रियल टाइम जानकारी मिलती रहेगी, जिससे पूर्वानुमान लगाना आसान होगा कि भैया कहाँ पर बाढ़ आ सकती है। और इससे लोगों को पहले से अलर्ट कर दिया जाएगा ताकि जान माल की हानि कम से कम हो।
ठीक है। तो वास्तविक समय में बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला भारत का शहर ये बन गया है, याद रखना कौन सा, चेन्नई। और चेन्नई आपको बताइए तमिलनाडु की कैपिटल है। तो चेन्नई किन कारण से और न्यूज में रहा, तो केवल चेन्नई के तो प्रश्न नहीं है इसमें, तमिलनाडु का प्रश्न आ गए, सारे करंट अफेयर्स के हैं। लेकिन देख लेते हैं एक बार कि भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण ये कहाँ किया, चेन्नई में। और मोदी जी ने तुतिकोरिन एयरपोर्ट जो तमिलनाडु में है वहीं से वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव को शुरू किया। हॉकी इंडिया ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में अपनी 15वीं कांग्रेस सेना की बैठक का आयोजन किया था। वियतनाम की इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी है विनफास्ट, इसने भारत में अपना पहला प्लांट शुरू करने की घोषणा की तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में। मुख्यमंत्री थायू मनवर योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। वन और वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉक शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना तमिलनाडु, केरल कर्नाटक के बाद। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए दूसरी मरीन एलिट फोर्स स्थापित की। और तमिलनाडु का पहला शहर जिसने सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स लॉन्च किया वो है चेन्नई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में निंगोल चाकोबा उत्सव ये कहाँ पर मनाया गया, तो आंसर होगा मणिपुर में। तो निंगोल चाकोबा ये मणिपुर का एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और भावनात्मक रूप से जीवंत त्योहार है। देखो, निंगोल का मतलब हो गया विवाहित बेटियां या महिलाएं, और चाकोबा का मतलब हो गया एक साथ दावत करना। तो आप कह सकते हो कि विवाहित महिलाएं उनके पैतृक परिवारों के बीच प्रेम और एकता का उत्सव है ये। और ये मणिपुर में जो मैतेई समुदाय है उनके द्वारा मनाया जाता है। मतलब जो महिलाएं हैं शादी के बाद वो इस त्योहार में अपने पीहर जाती है, मतलब अपने घर पे जाती है, मिठाई वगैरह फल फ्रूट वगैरह लेकर के ये जाते हैं और अपने फैमिली मेंबर्स को वो देते हैं, उनके साथ बैठ करके दावत करते हैं। मतलब जिस तरह से हमारे यहाँ पे अभी भाई दूज होता है ना, ऐसे ही होता है। तो कुछ उसी तरह का आप समझो इसे हियांगेई निनी पानबा के रूप में भी जाना जाता है इस त्योहार को, इस उत्सव को। और ये मैतेई चंद्र कैलेंडर के हियांगेई मतलब अक्टूबर और नवंबर के दूसरे दिन मनाया जाता है, मतलब उनके कैलेंडर के अनुसार। तो इस बार हमने ये देखा कि हमने इसको 23 अक्टूबर को मनाया। तो निंगोल चाकोबा त्योहार है ये मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर भी लेकर के चलते हैं आपको, ये रहा मैप में मणिपुर। कैपिटल इम्फाल हो गई है और गवर्नर है अजय कुमार भल्ला। इनको नागालैंड का भी एडिशनल चार्ज मिला था। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है, तो मणिपुर हो गया। मणिपुर में ही लोकटक झील आपको मिलेगी और दुनिया का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क है यहाँ पे। यहाँ का मार्शल आर्ट कहलाता है थांगटा। उसके अलावा साजिबू चेराओबा नववर्ष उत्सव ये मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर में मेती समुदाय के द्वारा नए वर्ष के रूप में मनाते हैं इसको मणिपुरी नव वर्ष भी कहते हैं। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। खोंगजोम दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे अभी कैंपैया सोमेश्वर। और खेलो इंडिया बीच गेम्स का भी पहला संस्करण हुआ था दीव के घोगला बीच पर, जिसका शुभंकर था पर्ल जो कि एक डॉल्फिन है, उसमें मणिपुर पहले स्थान पर रहा था। मणिपुर ने 5 गोल्ड 6 सिल्वर 3 ब्रोंज जीते थे। सूर्यमुखी देवी ये मणिपुरी क्लासिकल डांसर हैं। 2025 में पद्मश्री मिला इनको। डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी 2025-26 जिसे जूनियर बॉयज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप भी कहते हैं, पंजाब में हुआ था। मणिपुर ने इसको जीता, पश्चिम बंगाल को हराया। और भारतीय वायुसेना और असम राइफल्स ने मणिपुर में भूस्खलन से प्रभावित गांवों की सहायता के लिए ऑपरेशन सहयोग शुरू किया था। अच्छा, ये हमने प्रश्न पढ़ा है उत्सव महोत्सव से संबंधित, फेस्टिवल्स है। कुछ इसी तरह से और फेस्टिवल्स महोत्सव में आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि अभी जल्लीकट्टू महोत्सव पूछेंगे, तमिलनाडु में मनाया जाता है, बेलों को कंट्रोल करते हैं इसमें। कंबाला उत्सव बेंगलुरु में होता है, भैंसों की दौड़ होती है इसमें। और गदीबाई फेस्टिवल नेपाल में होता है। कनुमा फेस्टिवल तेलंगाना में होता है। परशुराम कुंड मेला लगता है अरुणाचल प्रदेश में। और मेदवेथ महोत्सव तोडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तमिलनाडु में रहती है ये, और नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। उसके अलावा छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बेंगलुरु में, पश्मीना महोत्सव नेपाल में, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव हरियाणा में, पांगसाऊ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला ये कहाँ पर लगा, कोलकाता में। 2025 में 48वां संस्करण था और थीम कंट्री जर्मनी रहा। 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में भारत थीम कंट्री होगा। और नागोबा जतारा त्योहार ये मनाया जाता है गोंड जनजाति के द्वारा, जो कि तेलंगाना में है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में
रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम किन देशों के बीच शुरू हुआ? तो आंसर होगा भारत और यूके। तो अभी भारत और यूके ने मिलकर के रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ये एक रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम है जिसके तहत इंडियन रिसर्चर्स को यूके में रिसर्च करने के लिए मौका दिया जाएगा। इस पूरे प्रोग्राम का नाम भारत के मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन जी के नाम पर रखा गया है और भारत में इसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो अभी इसके तहत जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के 6 फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन स्टूडेंट को लंदन इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल साइंसेज भेजा जाएगा। ये स्टूडेंट्स वहाँ पर लेक्चर अटेंड करेंगे और वहाँ पर गाइडेंस के साथ रिसर्च करेंगे और इसके सेकेंड फेज में पूरे भारत से स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया जाएगा और फिर इन स्टूडेंट्स को वहीं पर लंदन इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल साइंसेज में 3 साल की फेलोशिप दी जाएगी जिससे वे वहाँ पर रिसर्च कर सकेंगे। तो प्रश्न यही था, रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम किन देशों के बीच शुरू हुआ? भारत और यूके के बीच। और आपको याद आएगा अभी 2025 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार ये किसे दिया गया? तो आंसर होगा अलेक्जेंडर स्मिथ को। अब आपके लिए 2 प्रश्न होंगे, अलेक्जेंडर स्मिथ का संबंध किस देश से है और भारत में जो मैथमेटिशियन डे गणित दिवस हम मनाते हैं इनकी जयंती को होता है वो किस तारीख को होता है? ये दोनों आपको बताने हैं। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर कर देना। बाकी चलो भी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिविजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने? शांता रंगास्वामी। फिर पूछा किस राज्य के बोडो जनजाति के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है? तो आंसर होगा असम। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? 9। भारत और किस देश के बीच JAIMAX 2025 अभ्यास का आयोजन किया गया? भारत और जापान के बीच। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया गया 20 अक्टूबर को। चर्चा में रही उड़ान योजना कब शुरू हुई थी? 21 अक्टूबर 2016। और तिहार उत्सव ये मनाया गया नेपाल में। बाकी बोलीविया के नए राष्ट्रपति बन गए रॉड्रिगो पाज। और मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में भारत के रैंक के 52। और आखिरी प्रश्न था कि भारत के द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो आंसर होगा नेफिथ्रोमाइसिन। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था अभी मोदी जी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा निधि तिवारी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न।